नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां 5 राउंड के चुनाव हो चुके हैं। छठे और 7वें राउंड पर सबकी नजर लगी हुई है। तमाम तरीके के अटकलों का दौर है, तमाम तरीके की अफवाहें चल रही, तमाम तरीके की विवेचना और विश्लेषण हो रहे हैं और तमाम तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को समझने की कोशिश की जा रही है। एक बात जो सब लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार कांटे की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। इस लड़ाई में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीएसपी को अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 मुद्दे बड़ी मजबूती के साथ उठाए जा रहे हैं। एक, उनका कहना है कि पिछले 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, जिसका असर लोगों में दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा, लाभार्थी योजना पर उसका बहुत जोर है और उसको लगता है कि जो लाभार्थी योजना है, राशन जो बांटा गया, उज्ज्वला स्कीम, तमाम चीजें हैं, इसकी वजह से बीजेपी के हाथ में एक मास्टर ट्रम्प कार्ड है और ये बीजेपी को चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उधर समाजवादी पार्टी नए तेवर में दिखाई पड़ रही है। वो पेंशन स्कीम के बारे में बातचीत कर रही है, वो फ्री बिजली के बारे में बातचीत कर रही है, तमाम ऐसे मुद्दे उठा रही जिसकी वजह से जो समाजवादी पार्टी की पहचान नहीं थी। इन सब के बीच में बीएसपी कहां है, कांग्रेस पार्टी कहां है, इन तमाम मसलों पर जानने की कोशिश करेंगे। उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बद्री नारायण जी, जो मशहूर समाजशास्त्री हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और जिन्होंने हाल ही में रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व नाम से किताब लिखी है, जो बड़ी चर्चित किताब रही है। और उसके पहले पेंगुइन से उनकी किताब काशीराम की बायोग्राफी भी आई है। तो मुझे लगता है इस चुनाव में सबसे उचित पात्र है उत्तर प्रदेश के चुनाव को एनालाइज करने के लिए। बद्री नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो तमाम तरीके की अटकलें चल रही हैं, इसमें आपकी विवेचना क्या कहती है? क्या वाकई में इस बार का चुनाव समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच में सिमट कर रह गया है? आशुतोष जी, एकदम आपने ठीक कहा कि इस बार कांटे की लड़ाई है दोनों में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, कहता रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि इसमें एक तीसरा कोण है जो छूट जाता है। क्योंकि जैसे ही बाइपोलर, और ये सबकी सहमति, मतलब प्राय लोगों की सहमति है कि बाइपोलर लड़ाई है, अगर आप ओवरऑल एक उसमें देखें। लेकिन जैसे ही आप सीट वाइज देखना शुरू करेंगे तो आपको कई जगह बीएसपी इस लड़ाई में लड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। जीत हार सीट कितना मिलेगा ये कहना मुश्किल है, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हर जगह वो लड़ाई में, कई जगह लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना रही है। और जो उसका कारण ये है कि जैसा कि आप भी जानते होंगे कि उसका बेस वोट जाटव है। आप भूल जाइए सारी दलित जातियों का, और कभी भी बीएसपी को अन्य दलित जातियों का पूरा वोट नहीं मिलता था। इवन पासी का वोट भी डिवाइड होता था, कोरी का भी होता था, धोबी का भी होता था। लेकिन पहले जो डिवाइड होता था उसमें ज्यादातर बीएसपी को मिलता था। इस बार वो डिवीजन में उसको कम मिल रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन जाटव अकेले इतनी बड़ी जाति है, कई जिलों में आपको पता होगा कि 2/3 ऑफ दलित पॉपुलेशन सिर्फ जाटव होती है। तो वो अकेले भी अगर किसी के पक्ष में खड़ा हो जाए तो लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाने की शक्ति उसकी हो जाती है। और फिर उसके साथ जो दूसरी, जिन कैंडिडेट्स को, जो बीएसपी का कन्वेंशनल मेथड रहा है कि बेस वोट प्लस स्टेपनी वोट। स्टेपनी वोट मतलब जो जिनकी वोट वो जोड़ पाए अपने कैंडिडेट्स को टिकट देके, रिप्रेजेंटेशन दे करके, तो वो जोड़ने की कोशिश करती है। तो इस तरह से उसका कैपिटल बनता है, इलेक्टोरल कैपिटल बनता है। दूसरा जो आपने लाभार्थी वाली बात कही, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है लाभार्थी वाली, जो है जिसको कि मैं कहता हूँ लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी कॉन्शसनेस। कुछ लोग कहते हैं बेनिफिशियरी कम्युनिटी। कम्युनिटी से ज्यादा बढ़ के वो कॉन्शसनेस में बदल गया है। डेमोक्रेसी में हम बहुत सारे लोगों में एक बेनिफिशियरी कॉन्शसनेस बन गया है। दे ऑलवेज वांट समथिंग फ्रॉम द स्टेट से कुछ मिल जाए, तो ये चाह बनी रहती है। तो ये चाह ऐसी होती है कि जिसके मुंह में, ये दो तरह की होती है कि एक बार जब आपके मुंह में लग जाए हाँ, तो आप आगे चाहते हैं कि कुछ और मिल जाए, फिर कुछ और मिल जाए जी। तो वो उसके 2 तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। एक होता है कि कुछ लोग को आपको कॉन्स्टेंटली सेटिस्फाई करना पड़ता है, अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपसे विमुख हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि ये जो बीजेपी की इसमें जो विशिष्टता है वो क्या है। देखिए, कांग्रेस के भी लाभार्थी थे, पावर में जो भी होता है वो अपना लाभार्थी समूह बनाता है जी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये उसको फॉलो करते हैं।
जैसे आदित्यनाथ ने कहा कि भाई, और मोदी जी ने भी कि इस बार का दिवाली आप प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको दिया गया है उनके घरों पे मनाइए, दिवाली बांटे, मिठाई बांटिए, डेटा कौन कौन है, किसको फायदा मिला है, उसको परसू करते हैं ये। तो वो एक कॉन्शियसनेस को एक्सटेंड करने का काम करते हैं, यानी उसको वो बाउंस बैक नहीं होने देते। तो बाउंस बैक हो सकता है लेकिन नहीं होने देते। लेकिन ये चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता है। कहाँ नहीं चलता है मैं आपको बता रहा हूँ। जो हम लोग के फील्ड वर्क में दिखाई पड़ा कि जाटोस में जब हम लोग बात कर रहे थे, यानी बेस वोट में नहीं चलता है, ये चलता है स्टेपनी वोट में, जिसको फटा हुआ वोट कहते हैं। तो बेस वोट में कैसे नहीं चलता है कि जब जो हम लोग जाटो जाति के लोगों से बात कर रहे थे, औरतों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें राशन भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, लेकिन हम लोग वोट तो बहन जी को ही देंगे। तो कहा क्यों भाई, वो सब लोग अपनी जाति को दे रहे हैं तो हम भी अपनी जाति को देंगे। तो वो हारे या जीते उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम वोट उनको देंगे। तो ये अब वहां पर तो लाभार्थी कॉन्सियसनेस, लाभार्थी कम्युनिटी का मामला नहीं चल रहा है। लेकिन जो दलितों में और जातियां हैं, पासी हुआ, धोबी हुआ, कोरी हुआ, और उनके जो किसी के बेस वोट नहीं, वो उनमें वो चल रहा है। तो एक गांव में हम लोग एक दलित बस्ती में बात कर रहे थे, तो जाटो समूह के लड़के ने कहा कि देखिए, हम लोगों का वोट फिक्स है, बहन जी को जाएगा हमारा, ये बगल में यादव बस्ती है, इन सबका समाजवादी पार्टी में जाएगा, एक वोट नहीं टूटेगा। लेकिन ये जो सामने वाले हैं ना, कोल थे, धोबी थे, इन सब ये फटा हुआ वोट है। फटा हुआ क्या होता है भाई? कहा ये वोट फटेगा, यानी अब जो जितना फाड़ ले स्प्लिट करेगा। हाँ, तो इस बार स्लिप करेगा, स्लिप करेगा। इस बार का जो चुनाव है आशुतोष जी, मुझे लग रहा है कि इन फटे वोटों के मोबिलाइजेशन पर टिका हुआ है, जो क्योंकि सबके अपने बेस वोट बहुत एग्रेसिवली इंटैक्ट है। जैसे तो जो जिधर ये फाड़ पाएंगे तो उधर जाएगा। अब मेरा अगला सवाल है, बड़ा स्वाभाविक है, कि फटा वोट कितना है, कितने % फटा वोट है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो बेस वोट है यादव, वो जाहिर सी बात समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा, मुसलमान और मुस्लिम, हाँ मुस्लिम, वो समाजवादी पार्टी के पास रहेगा। ये अपने आप में करीब 26-27% हो जाते हैं। जाटव ये भी तकरीबन 11% आबादी का है, ये उधर चले जाते हैं। फिर जो अपर कास्ट हैं वो बीजेपी के साथ बने रहेंगे। तो कितने % इस वक्त फटा वोट उत्तर प्रदेश के अंदर है और कितना डिसाइसिव हो सकता है ये? हाँ, देखिए, जैसे अपर कास्ट प्लस कुर्मी अपना दल के कारण एक बड़ा प्रतिशत, प्लस निषाद एक बड़ा प्रतिशत राष्ट्रीय निषाद पार्टी के कारण बीजेपी की तरफ जाते हुए आपको दिखेंगे। समाजवादी पार्टी, मुस्लिम, यादव, राजभर के कारण, सोहदेव राजभर के कारण, कुछ मौर्या वोट बीजेपी को भी मिल रहे हैं, इनको भी मिल रहे हैं। तो मौर्या वोट से फटना शुरू दिखाई पड़ जाएगा आपको। मौर्या वोट, इसके बाद पाल वोट, जो ये पाल है, इस तरह से लगभग 70-71 जातियां ओबीसी की उत्तर प्रदेश में हैं। इसमें से 4-5 ही बेस वोट हैं जो बड़ी जातियां हैं। उसके बाद जितनी छोटी जातियां हैं वो फटे हुए वोट में, यानी वो स्मॉलर कम्युनिटीज हैं एमबीसी में, तो रसिया हुआ, ये हुआ, वो फटा हुआ वोट में रहेगा। दलितों में 66 जातियां हैं, जिसमें से जाटो बेस वोट है बीएसपी का, 5 उसके बाद उससे बड़ी छोटी जातियां हैं, लेकिन सबसे औरों से बड़ी जातियां हैं, पासी, धोबी, कोरी, ये वाली जातियां हैं। इनमें यहाँ से फटा वोट शुरू हो जाता है दलितों में। और इस फटा वोट में इस बार पिछले बार ज्यादातर परसेंटेज उसका बीएसपी को मिलता था, इस बार उसका बीजेपी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को भी मिल रहा है, लेकिन पहले बीजेपी, फिर दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, तीसरे नंबर पर बीएसपी का लॉस जो दिख रहा है वो इसके कारण दिख रहा है। और उसके बाद जो लगभग 50-55 जो और स्मॉलर जातियां हैं, मुसहर है, हरी है, बेगार है, नट है, अंग्रेज है, बहुत सारी जातियां हैं जो दलितों में, वो जो है वो लोकली डोमिनेंट कम्युनिटी के असर में प्राय वोट देती है। तो जिसका जो जहां जहां प्रभावी जो है वो उसके वोट को फटता है। तो वो फटा हुआ वोट बड़े पैमाने पर बीजेपी का और संघ का वहाँ जो काम है उन कम्युनिटीज में, जो 50-55 मैंने आपको छोटी दलित जातियां कहा, उनमें संघ का बहुत अच्छा काम है। उसके कारण बीजेपी को एक एज मिलता है उन कम्युनिटी के डिवीजन ऑफ वोट के। ये टोटल कितने % होगा और इस पे कितना % बीजेपी की तरफ जाएगा? देखिए, अगर आप देखिए 11% जाटो दलित का अगर ले तो 11% जाटो हो गया, 10 से 11%। उसके बाद 6-7% के आसपास आपको ये नहीं 4, मतलब मुझे तो 5 बड़ी जातियां जो हैं,
5-6%, 7% के आसपास ये हो जाती है। उसके बाद लगभग 5-6% वोट जो है, ये दलितों का पटा हुआ वोट अगर आप माने तो 5%, 6% है। तो 5-6% में अगर 3-4% किसी पार्टी को मिल जाता है, 3% की, तो एक बड़ी संख्या हो जाती है। और ऐसे ही ओबीसी में देखें तो ओबीसी में तो वहां भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे वोट है ना, इकट्ठे होकर के ये एक बड़ी संख्या बना देते हैं। और उनका 2-3% के ही बैलेंस पर इलेक्शन चलता है। आप बेहतर जानते हैं कि जीत 3-4% पर कई बार हो जाती है। तो ये इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आपने बहुत ही दिलचस्प बात कही और आपने कहा कि जो लाभार्थी चेतना या जिसको आपने कहा कि बेनिफिशियरी कॉन्शियसनेस है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा स्विंग वोट साबित हो सकता है। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी का जो अपना वोटर है, जो विधानसभा के चुनाव में तकरीबन 40% हो गया, 2019 के लोकसभा के चुनाव में तकरीबन 49% हो गया, उसमें कितने बड़ी टूटन आप देख रहे हैं, या टूटन उसमें आपको दिखाई भी पड़ रही, नहीं दिखाई पड़ रही? नहीं, देखिए टूटन तो है। टूटन तो जैसे अगर आप देखें जो ब्राह्मणों का वोट पिछली बार शायद बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को गया था, उसमें इस बार 70-80% के आसपास ब्राह्मण अभी भी उनके साथ हैं। वोट कितने देंगे कहना मुश्किल है। 70% के आसपास ब्राह्मण की तादाद है उनके साथ। शेष जैसे बीएसपी ने जहाँ ब्राह्मणों को टिकट दिया, जैसे समाजवादी पार्टी ने दिया, तो लोकल कैंडिडेट के कारण भी बहुत सारे वोट टूटेंगे। और कुछ लोग तो वोट नहीं भी देते हैं। और जो सवर्ण जातियां हैं उनमें भी पहले क्या था, अभी भी मोदी का जो आकर्षण है, अभी ये सेंटर का इलेक्शन होगा तो यही वोट परसेंट आपको बढ़ता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। तो अभी जो इरोजन है, इरोजन का लेवल उस समय कम हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा फर्क हुआ है आशुतोष, वो हुआ है ओबीसी बीजेपी का जो ओबीसी बेस है और एमबीसी बेस है। उन ओबीसी एमबीसी बेस में जो मोबिलाइजेशन का जो लेवल था पहले 17 और 19 में, उससे इरोजन है। अभी भी उनका जो यानी समाजवादी पार्टी के जो बेस एरिया को अगर छोड़ दें, बेस वोट हम नहीं कह रहे, बेस एरिया कह रहे। बेस एरिया मतलब मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि या बेस क्लस्टर कह लें, क्लस्टर ऑफ द कास्ट कह लें, जिसमें कि राजभर भी शामिल अब हो गया है, जिसमें कि वो बढ़ा है। पहले मुस्लिम यादव था, उसमें जाट भी वोट भी एक खास तरह से शामिल है, क्योंकि आरएलडी को सपोर्ट कर रहा है, वो आरएलडी के थ्रू समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो उसका जो बेस क्लस्टर वोट है, कास्ट वोट है, वो उनको अगर छोड़ दें तो शेष जो बीजेपी के पास जो एमबीसी वगैरह थे, उनमें भी एक इरोजन दिखाई पड़ेगा। हाँ, इरोजन दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये इरोजन इतना ज्यादा नहीं है कि जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दे। यानी आप देखिए गैप कितना, 21 से समाजवादी पार्टी को 10%, 12% बढ़ाना पड़ेगा और बीजेपी को 10-12% नीचे आना पड़ेगा। यानी 41% माने तो आप 7-8% तो नीचे आना ही पड़ेगा, तब 32-33, तब 2-3% का फर्क आएगा। तो तब किसी की सरकार जा सकती है या आ सकती है, और वो इतना वो इरोजन नहीं है। बिल्कुल, आपके उतना इरोजन नहीं, लेकिन जो ओपिनियन पोल्स पहले चरण के पहले जो सामने आए हैं, उनमें ये साफ तौर पर दिखाई पड़ा कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बेस है वो 22% से चढ़ के करीब 34-35% तक आया है। और बल्कि मुझे याद पड़ता है कि टाइम्स नाउ नवभारत का एक ओपिनियन पोल था जिसमें उसने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच 0.06% का गैप दिखाया था। और मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि हम सब लोग ये मानते हैं कि 35% अगर समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है तो ऐतिहासिक तौर पर और सर्वकालिक सर्वोत्तम प्रदर्शन उनका है, भले ही वो जीते न जीते एक अलग तर्क सवाल है। तो ये जो ओपिनियन पोल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ रहा है। क्या आप इन ओपिनियन पोल्स के आधार पर कह सकते हैं कि इतनी बढ़त नहीं दिखाई पड़ रही है? हाँ आशुतोष जी, जो ओपिनियन पोल्स की तो अपनी जो उनके आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को अपना उनका जो कहते हैं जो ग्रामर है, उसको हम लोग नहीं चैलेंज करते। लेकिन जो हम लोगों का फील्ड में जो ऑब्जर्वेशन है, जो अपना अध्ययन, हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं करते, हम लोग क्वालिटेटिव करते हैं। तो क्वालिटेटिव के थ्रू जो हम लोगों की समझदारी है वो ये है कि इरोजन इतना ज्यादा नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि इतना कम नैरो मार्जिन हो जाए दोनों के बीच।
अभी भी एक 3-4% का मार्जिन बीजेपी को मिल रहा है, एज मिल रहा है दैन समाजवादी पार्टी। इन सारे सर्वेज को मान भी ले तो भी जो फील्ड में इस तरह का हम लोगों को दिखाई पड़ा, क्योंकि हम लोग जब जातियों से बात करते हैं कई कई गाँवों में, कई एरियाज में, तो पता चल जाता है कि इतना परसेंट यहाँ पे इसको जा रहा है, इतना परसेंट। सबके हेड तो नहीं गिनते हम लोग, लेकिन जो कईयों की बातचीत से निकल जाता है। तो उतना इरोजन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है बीजेपी को। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं बार बार बिल्डअप कर रहा हूँ, पता नहीं कितना वो सही होगा कितना गलत होगा। वो ये है कि जो बीएसपी है, इसको मैं कहता हूँ बटखरे की तरह है इस चुनाव में। यानी वो जिसका डबल एज सॉर्ड भी है, वो इधर भी काटेगी उधर भी काटेगी। और अगर वो 30 से ऊपर सीट ले जाती है तो हो सकता है ये चुनाव हंग की तरफ भी जा सकता है। हंग तो नहीं होगा, लेकिन हंग, अगर देखिए समाजवादी पार्टी तभी सत्ता में आएगी जब समाजवादी पार्टी के लिए कोई बड़ी लहर हो। बड़ी लहर जो होगी वो 3-4% के गैप को पाट देगी। लेकिन नैरेटिव तो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, लेकिन लहर नहीं। दूसरा ये है कि बीएसपी एक डबल एज सॉर्ड के रूप में है जो काट रही है दोनों को अपने अपनी तरह से। और बीएसपी ने 2007 के फॉर्मूले पर इस बार टिकट बांटे। मायावती ने अपने आगरा की रैली में कहा भी था कि हमारे जो बाद के लीडर्स हैं, अब वो कितना सही है कितना गलत है, ये जो हमारे लीडर्स जो आज चले गए हैं बहुत पार्टियों में, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और ये सारे, इन लोगों ने बहुत घालमेल किए थे, बहुत खपले किए थे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। इस बार मैंने एक एक टिकट अपने से बांटे हैं, एक एक चीज अपने से ध्यान रखा है और सोशल केमिस्ट्री का ध्यान रखा है। तो सोशल केमिस्ट्री जो, जैसे आप बुंदेलखंड में देखिए, बुंदेलखंड में इन्होंने एमबीसीज और दलित का एक अलायंस बनाया है। उसमें ब्राह्मण भी कहीं शामिल है, लेकिन ब्राह्मण बड़ी संख्या में शामिल नहीं है उसमें। एमबीसीज और दलित, जो कि इनका 2007 का फॉर्मूला था। पुरई, जालौन, ये पूरा जो बेल्ट है उसमें जी। सिमिलरली कई जगह उन्होंने मुस्लिम और जाटों को जोड़ने की वेस्ट यूपी में कोशिश करी है। बहुत सफलता तो नहीं मिली है जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट है, लेकिन कहते हैं कि 10 से 20% वोट मुस्लिमों को भी बीएसपी ने अपने जहां जहां उनके कैंडिडेट अच्छे हैं वहां लिए हैं। तो ऐसे ही, तो अगर ये कई सीट इस तरह की सीट, कहते हैं ना डार्क हॉर्स की तरह पीछे छुपे हुए सीट निकल के इनके आ जाते हैं, और ये 7 चरण में अगर 4-4, 5-5 सीट भी अगर वो ले लेते हैं तो 35 सीट हो जाएगा उनका। तो वो एक पूरे गणित को, इलेक्शन के जो अभी तक प्रेडिक्शंस हैं उनको वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकते हैं। ये लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अगर इस बार देखें तो जो दलित और पिछड़ी जातियों के जो बड़े नेता माने जाते हैं उनका मूवमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ है। जैसे इंद्रजीत सिंह सरोज है, इसके अलावा लालजी वर्मा है, रामअचल राजभर हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान है, धर्म सिंह सैनी है। अब ये सैनी समाज भी है, नुनिया चौहान समाज भी है, मौर्य समाज भी है, राजभर समाज भी है, कुर्मी समाज भी है और सरोज समाज और दलित समाज भी है। इन नेताओं का बजाय बीजेपी की तरफ जाने की समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या इससे यह संदेश नहीं जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जातियों का मूवमेंट है? इसका मतलब बीजेपी से सब्सटेंशियल स्तर पर जातियों का टूटन दिख रहा है। अन्यथा ये जातियां तो बीजेपी तरफ भी जा सकती थी, ये नेता और कुछ तो थे पहले से, वहां से क्यों जाते? देखिए, ये तो एक तर्क है जो आप बहुत पावरफुल फोर्सफुल तर्क है जो आप दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर विचार करना ही चाहिए हमें। लेकिन अगर इन लीडर्स का देखें बेस, तो ये सारे लीडर क्लस्टर्ड लीडर हैं, है ना। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य एक खास रीजन में प्रभाव रखते हैं, दारा सिंह चौहान एक खास रीजन में प्रभाव रखते हैं, और उसके अतिरिक्त उनके 2 विधानसभा क्षेत्र छोड़ के और कई जगह उनका कहीं प्रभाव आपको नहीं दिखेगा। धर्म सिंह सैनी का तो ये हाल है कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र के बाद सैनी लोग बीजेपी को वोट दे रहे थे, हम लोग उसमें घूम रहे थे। तो ये भी वो एक तो ये भी है। दूसरा जो यहीं पर जो बेनिफिशियरी कम्युनिटी कॉन्शियसनेस काम कर रहा है, वो उनका इस तरह का पोलराइजेशन अगेंस्ट बीजेपी टुवर्ड्स एसपी होने से रोक रहा है। क्योंकि वो फिर वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं कि चलो कम से कम हमको ये मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, ये और मिल जाएगा, अगली बार सरकार बनेगी तो अभी 12 प्रधानमंत्री घर मिले हैं हमारी बस्ती को, अगली बार 50 मिल जाएंगे, तो हम सबको घर मिल सकता है। तो इस तरह का एक, जो आप बेहतर जानते हैं हमसे, जो सपनों और एस्पिरेशंस की जो एक पॉलिटिक्स होती है, तो वो उनको कास्ट पोलराइजेशन, यानी कास्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कास्ट लीडर कितना उस कास्ट को अपनी तरफ खींच पा रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। नहीं खींच पाने का कारण बेनिफिशियरी, यानी
यानी एक लीडर जो बीजेपी के लिए लड़ रहा है, जो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गया है, वो बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी एक लीडर के रूप में है, बेनिफिशियरी नेता जो उस पोलराइजेशन को रोक रहा है, उसकी आंधी नहीं बनने दे रहा है या लहर नहीं बनने दे रहा है। बट इस बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में अपने आप को, अगर मैं बहुत हाइपर बोलिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश की है। जो 2017 में अखिलेश यादव थे, जो MY कॉम्बिनेशन के भरोसे थे, इस बार उन्होंने ना तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ओवर्टली मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी कैटर करने की कोशिश की, ना ओवर्टली उन्होंने यादव समुदाय कैटर करने की कोशिश की, बल्कि जाट समुदाय को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, मौर्य को लाने की कोशिश की, राजभर इन तमाम जातियों के नेताओं को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। यानी एक जो गुलदस्ता है जातियों का, जिसकी वजह से वो जो नहीं था 2017 में तो हार का कारण बना, इस बार उन्होंने लाने की कोशिश की है। तो ये जो रीइन्वेंशन है अखिलेश यादव का, ये कितना बड़ा एक सवाल बन के खड़ा हुआ है इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल एक रीइन्वेंशन अखिलेश यादव का तो दिखाई पड़ता है पूरी तरह से, और उसका असर भी दिखाई पड़ता है। इस तरह से आप समझिए BSP जैसी पार्टी का, यानी आप ये उसका कारण कह सकते हैं, भाई मायावती इलेक्शन में नहीं निकली तो ये हो गया, कैंपेन नहीं करी, एक्टिव नहीं रही। आपने देखा होगा अखिलेश भी बहुत एक्टिव नहीं रहे हैं पूरे 5 साल में। इलेक्शन के थोड़े पहले वो आए हैं, मायावती से थोड़ा पहले आए हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजीज और रीइन्वेंशन ऑफ इमेज, रीइन्वेंशन ऑफ द समाजवादी पार्टी पॉलिटिक्स, व्हाटएवर ही डिड, वो एक तरह से इस लड़ाई को में, मेरा तो कहना है इस मीडिया की इसमें बड़ी भूमिका है। मीडिया ने भी उनको क्रॉप अप किया और इस लड़ाई में वो आ गए। समाजवादी BSP जितने स्ट्रॉन्ग बेस के बावजूद पीछे छूट गई। अगर वो उस जो परसेप्शन की लड़ाई में BSP पीछे छूट गई, तो ये उनकी ये जो गुलदस्ता जिसको आप कह रहे हैं, गुलदस्ता, फिर जो डिक्शन, फिर जिस तरह से सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल वो करते हैं, जैसे वो काउंटर करते हैं बीजेपी को, ये सारा उनके पक्ष में जाता है। लेकिन जो बीजेपी के साथ क्या है आशुतोष जी, हम लोग माने या ना माने, हम अभी भी मोदी एक बहुत बड़ा आकर्षण है। सारी मान लीजिए गलती भी मोदी की हो, तब भी लोग मोदी को दोष नहीं देते, योगी को दोष दे देंगे, यानी बीजेपी को वोट दे देंगे, बीजेपी को की आलोचना करेंगे, बीजेपी देखिए ऐसे कर दी वैसे कर दी। लेकिन एक बड़ा आपको इंटरेस्टिंग बताएं, एक हम लोग गाँव है यहाँ फूलपुर से आगे, आप तो इलाहाबाद के हैं, तो उस गांव में हम लोग गए थे, तो एक आदमी से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि हम मोदी को वोट देंगे। तो इस चुनाव में अभी 5 दिन पहले कहा मोदी को वोट देंगे। तो हमने कहा मोदी, हमारे एक असिस्टेंट ने बोला कि मोदी तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। तो ही वाज शॉक्ड एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो उसने कहा कि अब तो हम साइकिल को वोट देंगे जब मोदी तो आप क्या कहेंगे? यानी बहुत सारे वोट जो अभी बीजेपी को मिल रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ name of the Modi. Modi is a metaphor in that way, no? Modi is not real. Modi is as imagined. ये बड़ी चीज है, पता नहीं कैसे है, क्या कनेक्ट है। नहीं, ये बात जो बात आप कह रहे हैं कि अगर आप चुनाव का, अगर जो मैंने काफी अध्ययन किया इधर 2017 के बाद से, तो मैंने एक चीज ये ऑब्जर्व की कि आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, एक मिनट। अभी आवाज आई आपको? नहीं आ रही। नहीं, तो फिर ये आपकी तरफ से कुछ दिक्कत हुई होगी। अभी आवाज आ रही? आप देखिए, हमारे तरफ से तो ये देखो आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही, हमारी तरफ से प्रॉब्लम तो नहीं। क्लिक करिए, साउंड फुल कर दी बस। अभी आवाज आ रही है आपको? उधर से प्रॉब्लम है आशुतोष जी। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ। नेट कनेक्टेड है ना? नेट कनेक्ट, मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, आप दोबारा से जुड़े। ये सही है, ठीक। अभी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है एकदम। फर्स्ट क्लास। मेरा ये सवाल था कि जो मैंने अध्ययन किया है उसमें एक चीज दिखाई पड़ी है कि जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव में 8 से 26% वोटों का गैप दिखाई पड़ता है बीजेपी, जब इसका मतलब ये कि जब मोदी मुद्दा होते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर अचानक बढ़ जाता है, और जब मोदी मुद्दा नहीं रहते तो बीजेपी का वोट शेयर अचानक गिर जाता है। मेरा सवाल ये कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोदी अभी भी फिनोमिनली पॉपुलर है,
हालांकि थोड़ी सी कमी आई है उसमें भी, लेकिन जो बार बार लोग योगी फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या योगी अपने बल पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को जिता सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी देखिए, योगी ने एक सिलेक्शन को एक रिसोर्स दिया है ना, इलेक्शन कैंपेन का एक रिसोर्स पैदा किया। ये जो सुरक्षा, सुरक्षा मतलब लॉ एंड ऑर्डर, ये सारा जो एक खास तरह से हिंदुत्व पोलराइजेशन इन डिफरेंट लैंग्वेज, वो बोल रही उसकी अलग है, लैंग्वेज डिक्शन अलग है। पहले वो राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास होती थी, इस बार वो लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर, और ये है मतलब इसका असर गाँव में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी, खास करके जो फटा हुआ वोट जिनको मैं कह रहा हूँ, छोटी छोटी जातियां हैं, वो कहती है कम से कम हम लोग सुरक्षित तो हैं, हमारी बहू बेटी बाहर सो तो रही है। अब इनिमी कौन है ये बहुत खोदेंगे तब आप बताएंगे, किससे डर है ये बहुत खोदेंगे तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताते। लेकिन वो तो बात सही है कि लेकिन मोदी ने, जब से आपने देखा होगा कि इधर 5-7 दिनों से मोदी ने इलेक्शन कैंपेन को ओवर पावर कर लिया है। यानी जितनी और जाके जनता से कहिए घर घर की, मोदी ने प्रणाम भेजा है, मोदी का ने नमस्कार भेजा है, तरह तरह के कनेक्ट मोदी ने पिछले दिनों विकसित करे हैं, किए हैं। खास करके चौथे फेज से इसका ज्यादा असर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एरिया चौथे 5वें फेज में है, तो शायद इसका असर भी, और इधर कैंपेन भी उनका इधर ही हुआ है, तो शायद उसका असर इस कारण भी दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा है। तो योगी अकेले इतने बड़े आइकॉन, मतलब जो पॉपुलर इमेज नहीं बने हैं कि वो यूपी इलेक्शन को जिता सके। मोदी अभी भी, हम लोग अभी बात कर रहे थे, बींद जाति जो है, एक एरिया में बात हो रही थी, वहाँ कैंडिडेट बींद है, और वो उससे बींद लोग बहुत नाराज हैं। वो सब कहते हैं हमारे घर नहीं आता, यानी समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बींद है, जिससे बींद लोग बहुत नाराज हैं। वो पहले बीएसपी का था, अब समाजवादी पार्टी में। तो कहते हैं कि भाई ये तो घर में नहीं आता, किसी के द्वार पे नहीं जाता, मरनी हरनी में नहीं जाता, शादी विवाह में नहीं जाता, हम लोग बहुत नाराज हैं इससे, कुछ काम नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं कि वोट हम इसी को देंगे क्योंकि हमारा भाई है। भाई को तो गाली दे भी सकते हैं, तो वो बिंद लोग औरों को क्या गाली देंगे, उसको तो मार भी सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में केंद्र वाले में हम लोग मोदी को देंगे, क्योंकि मोदी यानी योगी कहते हैं ना, पीछे का डब्बा हो सकते हैं बट इंजन नहीं हो सकते। इंजन अभी भी मोदी ही है उत्तर प्रदेश। तो आप अभी भी इस राय पे कायम है कि लड़ाई कांटे की लग रही है, लेकिन बीजेपी को एज है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी मेरा ये मानना है, बीजेपी को एज है। थैंक यू सो मच बद्रीराज जी, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।